चैप्टर 1 ऑफिस का पहला दिन। सुबह का वक्त नव्या अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर को सहलाया रहा हो। वो तुरंत उठ के बैठ गई। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। वो एक सपना देख रही थी। वो उठी और फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। उसे आज एक कंपनी में जॉब करने के लिए जाना था। उसे अपनी स्टडी के लिए खुद ही कमाना था ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो रिया, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका बाहर वेट कर रही थी। नव्या को आता देख रिया बोली, बेबी कितना लेट करती हो, चलो तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम हो गया है। चलो हम तुम्हें पहले ड्रॉप कर दे, फिर हम कॉलेज जाएंगे। नव्या मुस्कुराते हुए आके उसे हक कर लेती है और बोलती है, यू आर दी बेस्ट रियो। रिया भी उसे हक करके कहती है, अगर हम तुम्हें अकेले छोड़ देना तो तुम्हें हर कोई बेवकूफ बना देगा, समझी। इसलिए हम कहते हैं लोगों को पहचान। पर नव्या के पाले कुछ नहीं पड़ता। वो बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। दोनों ब्रेकफास्ट कर साथ में बाहर आते हैं। उसके बाद रिया नव्या को सिंह इंटरप्राइजेस के सामने ड्रॉप करके ऑल दी बेस्ट बोल के वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल गई। रिया के वहां से चले जाने के बाद नव्या अपना सिर उठा के देखती है। जिस बिल्डिंग के सामने वो खड़ी है उस बिल्डिंग की ऊंचाइयां आसमान छू रही है। नव्या खुद को रिलैक्स करती है और अंदर चली जाती है। नव्या अंदर पहुंच वहां रिसेप्शनिस्ट से बात कर अंदर एक रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये इंटरव्यू रूम था जहां उसका इंटरव्यू होने वाला था। नव्या जब इंटरव्यू देकर बाहर आई तब वो बहुत खुश थी क्योंकि वो सेलेक्ट हो गई थी। वो खुश होकर वहां से अपने अपार्टमेंट आई और फ्रेश होकर रिया का वेट करने लगी। शाम का वक्त। जब रिया कॉलेज से अपार्टमेंट आई तब नव्या दौड़ कर गई और उसके गले लग गई। उसको इतना खुश देख रिया समझ गई कि नव्या का जॉब सिलेक्शन हो गए है। वो रिया को खुद से अलग करते हुए बोली, बेबी कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिया ने उसे एक नोटबुक देते हुए बोली, बेबी इसे नोट कर लो, तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ, ओके। नव्या ने बस हाँ में अपना हिलाया और वहां से अपने रूम में चली गई। रिया के डिनर रेडी कर लेने के बाद दोनों डिनर कर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह के समय 8 बजे नव्या अभी तक सो रही थी। तभी रिया नव्या के रूम में आई और नव्या को सोता देख मन ही मन बोली, ये लड़की कभी बड़ी नहीं होगी, देखो तो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। रिया नव्या को उठाते हुए बोली, बेबी उठो, आज पहले दिन ही ऑफिस में लेट जाना है क्या। रिया की आवाज जैसे ही नव्या के कानों में गई वो तुरंत उठ के बैठ गई। नव्या टाइम देख रोनी सूरत बना के बोली, तूने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, आज तेरी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी। और वो उठ के सीधा वॉशरूम भागी। रिया तो बस उसे देखती ही रह गई। एक तो वो उसको उठाने के लिए आई और नव्या उसको ही फंसा रही कि उसकी वजह से लेट हुआ। वो बस नव्या की बेवकूफी पर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गई। नव्या जल्दी से रेडी होकर रूम से बाहर आई। रिया ने पहले ही नव्या का ब्रेकफास्ट निकाल टेबल पर रखते हुए नव्या से बोली, बेबी ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑफिस जाना। नव्या जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर चली गई। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर नव्या ऑफिस के लिए निकल गई। आज उसका पहला दिन था। वो किसी भी कीमत पर लेट नहीं होना चाहती थी। ऑफिस पहुंचकर वो भागते हुए अंदर जा रही थी, तभी वो किसी से इंटरगेट पर ही टकरा गई। नव्या के हाथ से सारे फाइल नीचे गिर गए। नव्या नीचे बैठ फाइल उठाने लगी। नव्या ने बिना अपना सिर उठाए ही बोली, क्या आप देखकर नहीं चलते हैं, मुझे कितनी जोर से लग गई। आह। नव्या रोनी सूरत बनाकर ऊपर देखती है। नव्या जिससे टकराती है वो कोई और नहीं, अंश सिंह राजपूत था। नव्या की नजरें अंश के हैंडसम चेहरे पर पड़ती है, पर उसे अंश को देख डर लगने लगा था। टक्कर लगने की वजह से अंश का चेहरा बहुत कठोर हो गया था। उसे देख नव्या को और ज्यादा डर लगने लगा था। पर नव्या खुद को रिलैक्स करती हुए बोली, आई एम सॉरी अंकल, पर इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं है। आपने भी हमने टक्कर मारी है तो आपको भी सॉरी बोलना चाहिए। ये सब बोलने के बाद नव्या अंश की तरफ देखती जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अंश को इस तरह देख वो और ज्यादा डर गई और आगे बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। नव्या को वहां से ऐसे भागता देख अंश के पीछे खड़ा कबीर जोर से हंसने लगता है। जब अंश को हंसने की आवाज आती है वो पलट कर देखता है तो उसका छोटा भाई कबीर उसको देख हंस रहा था। कबीर अंश को देखते हुए बोला, भाई सीरियसली अंकल। इतना बोल वो और जोर से हंसने लगा।
और हंसते हुए ही आगे बोला, जिस अंश सिंह के पीछे लड़कियां मरती है, आज उसी अंश सिंह को एक लड़की अंकल बोल के चली गई। इतना बोल कबीर फिर हंसने लगा। कबीर को ऐसे हंसता देख अंश का गुस्सा और बढ़ गया। अंश कबीर को देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे जीने की इच्छा अब खत्म हो गई है? इतना बोल वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। कबीर ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे इतनी जल्दी मरने की कोई जल्दी नहीं थी। वो भी अंश के जाने के बाद अपने कैबिन में चला गया और अपने चेयर पर बैठ लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे देख ऐसा लग जैसे उसने अभी अभी भूत देख लिया हो। नव्या फाइल लेके सीधे अपने कैबिन में गई। चेयर पर बैठने के बाद अभी जो बाहर हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। उसे बार बार अंश का गुस्से से लाल चेहरा याद आ रहा था। वो इन सब ख्यालों से बाहर आकर अपने काम में लग गई। इधर अंश के कैबिन में अंश अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसे काम में मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार नव्या का चेहरा याद आ रहा था। गोरा रंग, छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, फूली हुई गुलाबी गाल, काले घने लंबे बाल, उसके होठों के अपर दाहिने तरफ एक छोटा सा तिल। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर कोई एक बार उसे देख ले तो फिर उसे भूल पाना इतना आसान नहीं था। और यही अंश के साथ भी हो रहा था। उसके आंखों के सामने से नव्या का चेहरा हट ही नहीं रहा था और ऊपर से नव्या की मासूमियत जो उसके आंखों और चेहरे पर साफ दिखती थी। हालांकि अंश को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था सभी लड़कियां उसके पैसे और पावर से प्यार करती हैं। उससे नहीं, यही कारण था कि वो लड़कियों से दूर रहता था और किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था। पर नव्या को वो भूल नहीं पा रहा था। नव्या में कुछ तो ऐसा था जो अंश को उसकी तरफ खींच रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। अंश खुद से बोला, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो अंश सिंह राजपूत उसकी तरफ खींच जा रहा है। अंश के दिमाग ने तो मानो अभी काम ही करना बंद कर दिया हो। वो जितना नव्या के बारे में सोच रहा था उतना ही झल्ला रहा था। उसने अपने असिस्टेंट रोहित को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, क्या कंपनी में किसी ने न्यू ज्वाइनिंग की है? अंश ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसने नव्या को पहले कभी कंपनी में देखा नहीं था। अंश नव्या के बारे में जानना चाहता था पर उसे नव्या का नाम भी नहीं पता था, तो वो डायरेक्टर रोहित से नहीं पूछ सकता था। इसलिए अंश ने रोहित को सारे न्यू स्टाफ की डिटेल्स लाने को बोलता है। रोहित ओके सब बोल अंश के कैबिन से बाहर चला जाता है। अंश एक बार फिर नव्या के ख्यालों में खोने लग जाता है। कुछ वक्त द रोहित अंश से कैबिन के बाहर से दूर पर नॉक करता है। अंश कम इन। रोहित डोर ओपन कर अंदर आता है। उनके हाथ में एक फाइल होती है जिसमें सारे न्यू स्टाफ की डिटेल्स होती है जिन्होंने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है। रोहित वो फाइल अंश के सामने टेबल पर रख कैबिन से बाहर चला जाता है। रोहित के जाने के बाद अंश वो फाइल अपने हाथों में ले उसे देखना शुरू करता है। कुछ पन्ने पलटने के बाद अंश को आखिर नव्या की तस्वीर दिखती है। अंश बहुत गौर से नव्या की तस्वीर को देखता है। नव्या उस तस्वीर में बिल्कुल बच्ची लग रही थी। अंश उस तस्वीर को देखते हुए जैसे उसमें ही खोने लगा था। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी जो अंश आज पहली बार किसी की बस तस्वीर मात्र को देख महसूस कर रहा था। अंश को नव्या की तस्वीर देखते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अंश नव्या की डिटेल्स पढ़ना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है उसका नाम नव्या है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये नव्या का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था। उस फाइल में नव्या के बारे में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। लंच ब्रेक। नव्या अपनी टेबल पर बैठी थी। चूंकि दोपहर के 1 बज गए थे, नव्या को अब जोरों की भूख लग गई थी। वैसे भी नव्या सब बर्दाश्त कर सकती थी पर अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। नव्या अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखती है। सभी लंच के लिए अपनी अपनी चेयर छोड़ कैंटीन की तरफ जा रही थी। नव्या भी अब और खुद को नहीं रोक सकती थी, इसलिए वो अपनी चेयर से उठकर कैंटीन की तरफ बढ़ गई। नव्या लंच के लिए कैंटीन की तरफ जा ही रही थी तभी वो फिर किसी से टकरा गई। नव्या डर से कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि अब उसकी हड्डी जरूर टूटेगी। नव्या बस नीचे गिरने ही वाली थी कि तब तक सामने वाले शख्स ने उसे कमर से थाम लिया और अपनी तरफ खींच लिया। नव्या को जब एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं तब उसने अपनी आंखें खोली। नव्या अपने सामने खड़े लड़के को देखती है।
जो उसे उसकी कमर पकड़ उसे खुद से चिपकाए हुए था, पर अपनी भूरी भूरी आंखों से एकटक उसे ही देखे जा रहा था। नव्या को उस लड़के का खुद को ऐसे देखना थोड़ा अजीब लगा। नव्या अपनी नजरें उस लड़के से हटा दूसरी तरफ देखने लगती है। नव्या खुद को उसकी हेल्प से सीधी खड़ी करती है। उसके बाद उस लड़के से थोड़ा दूर खड़ी होकर उसकी तरफ देख उसे थैंक्स बोल वहां से जाने लगती है कि तभी वो लड़का नव्या के सामने आते हुए नव्या को रोकता है और उसके बाद नव्या को देखते हुए बोलता है, हाय आई एम कबीर, कबीर सिंह। नव्या तो कबीर की बात सुन उसे ऊपर से नीचे तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्कैन करती है। उसके बाद मुस्कुराते हुए नव्या भी उसे हेलो कहती है और बोलती है, हमारा नाम नव्या शर्मा है। नव्या जैसे ही कबीर को अपना नाम बताती है, कबीर उसकी क्यूट सी आवाज सुन उनमें ही खो जाता है। कबीर को चुपचाप खड़े देख नव्या अपनी हाथों को आगे बढ़ाकर अपनी एक उंगली से उसे पोक करती है। उसके ऐसा करते ही कबीर जैसे होश में आता है। कबीर नव्या को देखते हुए उससे पूछता है, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? नव्या पहले तो कबीर के सवाल को सुन सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ देर सोच नव्या मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 2 अंश का नव्या से अट्रैक्शन। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक लंच ब्रेक। नव्या लंच के लिए कैंटीन की तरफ जा रही थी तभी वो फिर किसी से टकरा गई। नव्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो बस नीचे गिरने ही वाली थी कि तब तक सामने वाले शख्स ने उसे कमर से थाम लिया। नव्या को जब एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं तब उसने अपनी आंखें खोली। नव्या अपने सामने खड़े लड़के को देखती है और उसकी हेल्प से सीधी खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसे थैंक्स बोल वहां से जाने लगती है कि तभी वो लड़का नव्या को रोकता है और बोलता है, हाय आई एम कबीर, कबीर सिंह। नव्या भी उसे हेलो कहती है और बोलती है, हमारा नाम नव्या शर्मा है। कबीर उससे पूछता है, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? नव्या मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। कबीर तो बस नव्या की मुस्कुराहट देख देख रहा और मन ही मन बोल रहा था, हाय कितनी प्यारी स्माइल करती है। अब आगे। कबीर तो जैसे नव्या में खो ही गया था। जब नव्या ने नोटिस किया कि कबीर कोई हरकत नहीं कर रहा बस उसे ही देखे जा रहा है, तब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। नव्या आप ठीक है? कबीर के सामने अपना हाथ हिलाते हुए पूछती है। अब जाकर कबीर होश में आता है। उसे खुद शर्मिंदगी हो रही थी कि वो नव्या को ऐसे कैसे घूर सकता है। कबीर बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। वैसे नव्या तुम कहाँ जा रही हो? हम लंच के लिए जा रहे हैं। नव्या ने कहा, क्या आपने लंच किया? कबीर ने कहा, नहीं। नव्या ने कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम साथ में लंच करते हैं। कबीर खुश होकर बोला, ओके चलो चलते हैं, और नव्या का हाथ पकड़ कैंटीन की तरफ बढ़ गया। इधर अंश अपने कैबिन में बैठा लंच कर रहा था। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद नव्या अपने डेस्क पर आ गई और काम करने लगी। कबीर लंच के बाद सीधा अंश के कैबिन में चला गया। अंश के सामने वाले चेयर पर बैठ उसने बोलना शुरू किया, भाई आपको पता है नव्या कितनी क्यूट है? अंश शांति से बस कबीर की बातें सुन रहा था। कबीर आगे बोला, आज हम दोनों साथ में लंच करने गए थे। उसे देखकर लगता नहीं है वो इतना खाना खाती होगी। भाई वो तो खाने में बिल्कुल मेरी जैसी है। अंश ने जब सुना कि कबीर नव्या के साथ लंच पर गया था, वो अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हुए जा रहा था। कबीर जस्ट गेट आउट, अंश गुस्से से तमतमाते हुए बोला। कबीर अपने भाई को इतने गुस्से में तुरंत वहां से भाग गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई को क्या हो गया। अभी तो बिल्कुल ठीक था, तुरंत ऐसा क्या हुआ जो ऐसे गुस्से से पागल गया। कबीर के कैबिन से जाने के बाद अंश गुस्से से कैबिन में रखा सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। अंश पूरे कैबिन में तोड़ फोड़ करने के बाद भी शांत नहीं हुआ था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि कैबिन के दूर पर नोक हुआ और रोहित अंदर आया। रोहित ने जब अंदर का नजारा देखा उसका तो जान ही गले में अटक गई। रोहित मन में हमेशा में ही गलत समय कैबिन में क्यों ना आता हूँ। अंश एक नजर रोहित को देखता है, उसके बाद गुस्से से बोला, गेट आउट। रोहित तुरंत उल्टे पाँव वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई राक्षस पड़ गया हो। रोहित के जाने के बाद अंश अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया।
वो अभी इतने गुस्से में था कि किसी भी पल वो किसी को मौत के घाट उतार सकता था। तभी नव्या अंश के कैबिन के डोर पर नोक करती है, पर अंश कोई जवाब नहीं देता। नव्या को लगा शायद सर बिजी होंगे, इसलिए वो दूर ओपन कर अंदर आ गई। नव्या ने जैसे ही अंदर कदम रखा, वो अंदर का नजारा देख हैरानी के साथ अड़ा भी लगने लगा। नव्या अड़ा से अपने कदम पीछे लेने लगी। अंश ने नव्या को अब तक नहीं देखा था, क्योंकि उसने अपनी चेयर टर्न की हुई थी और ग्लास विंडो से बाहर देख रहा था। अंश बिना देखे ही जोर से चिल्लाया, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आता? अंश को लगा कि फिर से रोहित आया है उसके कैबिन में। अंश की गुस्से से भरी आवाज सुन नव्या और ज्यादा अड़ गई। वो अड़ा अब कांपने लगी थी। उसके आंखों से अब आंसू बहना शुरू हो गया था। नव्या अपने कदम पीछे करने लगी थी कि तभी फर्श पर पड़ा कांच के टुकड़े उसके पैरों में चुभ गया। दर्द की वजह से वो कराह उठी। जब अंश ने किसी लड़की की आवाज सुनी तो वो तुरंत चेयर टर्न करके देखने लगा। उसने देखा वहां नव्या खड़ी है। नव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ है, उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। नव्या की आंखों में अड़ा साफ साफ दिख रहा था। वो आंखों में आंसू लिए अंश को ही देख रही थी। अंश ने जब नव्या को रोते और डरते देखा तो वो तुरंत अपनी चेयर से खड़ा होकर नव्या की तरफ बढ़ गया। नव्या ने जब अंश को अपनी तरफ आता देखती है तो वह पीछे होने लगती है, जिसकी वजह से उसके पैरों में लगी कांच और अंदर तक चुभ जाती है। उसके मुंह से एक बार फिर दर्दनाक चीख निकल जाती है। अंश जैसे ही नव्या की चीख सुनता है, वो बहुत घबरा जाता है। अंश, क्या हुआ तुम्हें? पर नव्या कोई जवाब नहीं देती, बस रोए जा रही थी। अंश नव्या के पास पहुंच नव्या को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी उसकी नजर फर्श में लगे खून पर जाती है। वो एक नजर फर्श को देखता है, फिर नव्या को, जो किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में छिपी रोए जा रही थी। अंश नव्या को वही सोफे पर लेके बैठ जाता है। नव्या अब भी अंश की गोद में ही थी। दर्द की वजह से नव्या अपना सर अंश के सीने में छुपाए बैठी थी। अंश नव्या के पैरों को देखता है, जिससे ब्लड निकलकर फर्श पर गिर रहा था। अंश कबीर को कॉल कर डॉक्टर लाने को बोल कॉल कट कर देता है। नव्या अभी भी रो रही थी। अंश उसके बालों में हौंद फेरते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, पर नव्या शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश नव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर पूछता है, बच्चा क्या हुआ है, इतना क्यों रो रही हो, क्या पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है? नव्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसके बाद फिर से अपना सिर अंश के सीने में छुपा लेती है और कर अंश को कसकर पकड़ लेती है। थोड़ी ही देर में कबीर डॉक्टर के साथ अंदर आता है। अंदर का नजारा देख कबीर तो शौक से हिल भी नहीं रहा था। कबीर के साथ आया डॉक्टर का भी यही हाल था। डॉक्टर मेहरा तो बस आंखें फाड़े अंश को ही देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने आज पहली अंश की गोद में एक लड़की को देख रहे थे। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक तो ये था कि अंश बहुत ध्यान से उस लड़की को पकड़ कर बैठा था और उसके सिर को सहला रहा था। कबीर और डॉक्टर मेहरा दोनों के लिए इस सीन पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वो दोनों इसे नकार भी नहीं सकते थे कि अंश की गोद में एक लड़की है जो अंश की गोद में किसी बच्चे की तरह सिमटी हुई है। अंश की नजर डोर पर जाती है जहां कबीर और डॉक्टर मेहरा खड़े थे। अंश उन्हें अंदर आने का इशारा करता है। दोनों चुपचाप अंदर आ जाते हैं। अंश बिना कुछ बोले नव्या के पैरों की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि नव्या अंश की गोद में ही रोते रोते सो गई थी। डॉक्टर मेहरा नव्या के पैरों को देखते हैं जहां से खून बह रहा था। कबीर बस चुपचाप एक साइड में खड़ा तीनों को देख रहा था। कबीर को नहीं पता था कि अंश की गोद में नव्या है, क्योंकि नव्या का चेहरा अंश के सीने में छुपा हुआ था। वो तो बस आंखें फाड़े कभी अंश को तो कभी नव्या को देखे जा रहा था। डॉक्टर मेहरा जैसे ही नव्या के पैरों से कांच का टुकड़ा बाहर निकालते हैं, वैसे ही नव्या उठकर फिर से रोना शुरू कर देती है। जब अंश देखता है कि नव्या जाग गई है और दर्द से रो रही है, वो उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है, बच्चा शांत हो जाओ, डॉक्टर बस तुम्हारे पैरों की पट्टी कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। अंश ये सब बोलते हुए एक नजर डॉक्टर को देखता है और अपना काम कंटिन्यू करने का इशारा करता है। टू बी कंटिन्यू। दिल, चैप्टर 3, अंश का गुस्सा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे।
आप सबको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताओ। कमेंट करना ना भूले। अब तक डॉक्टर मेहरा नव्या के पैरों को देखते हैं जहां से खून बह रहा था। कबीर बस चुपचाप एक साइड में खड़ा तीनों को देख रहा था। कबीर को नहीं पता था कि अंश की गोद में नव्या है, क्योंकि नव्या का चेहरा अंश के सीने में छुपा हुआ था। वो तो बस आंखें फाड़े कभी अंश को तो कभी नव्या को देखे जा रहा था। डॉक्टर मेहरा जैसे ही नव्या के पैरों से कांच का टुकड़ा बाहर निकालते हैं, वैसे ही नव्या उठकर फिर से रोना शुरू कर देती है। जब अंश देखता है कि नव्या जाग गई है और दर्द से रो रही है, वो उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है, बच्चा शांत हो जाओ, डॉक्टर बस तुम्हारे पैरों की पट्टी कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। अंश ये सब बोलते हुए एक नज़र डॉक्टर को देखता है और अपना काम कंटिन्यू करने का इशारा करता है। अब आगे डॉक्टर को तो जैसे झटका सा लग गया था। डॉक्टर बस मुंह खोले अंश को ही देखे जा रहे थे। अंश का भी यही हाल था, वो बस शौक के साथ अंश को देख रहा था। उन दोनों ने कभी अंश को किसी के प्रति इतना नर्म नहीं देखा था। अंश नव्या के बालों में होंठ फेरते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करता है। अंश ने कहा, बच्चा सब ठीक है क्या, अभी भी दर्द हो रहा है? नव्या बस अंश को ही देख रही थी। उसके पापा के बाद पहली बार कोई उसे इस तरह प्यार से संभाल रहा था। नहीं तो उसकी सौतेली माँ हमेशा उसके चोट लगने के बाद उसे बहुत डांटा करती थी। डॉक्टर मेहरा नव्या की पट्टी करने के बाद मिस्टर सिंह पट्टी हो गई। अंश बिना डॉक्टर को देखे हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसे जाने का इशारा करता है। डॉक्टर मेहरा कैबिन से बाहर चले जाते हैं, पर कबीर अभी तक अपने जगह पर ही खड़ा था। अंश अपनी नजरें उठाकर कबीर को देखता है। अंश ने कहा, व्हाट? कबीर ने कहा, हकलाते हुए, भाई ये लड़की कौन है? मेरा मतलब ये जो आपके साथ है ये कौन है? अंश कोई जवाब नहीं देता। अंश को कोई जवाब नहीं देता देख कबीर फिर पूछता है, भाई बताओ ना। कि तभी नव्या अपना सिर बच्चों की तरह अंश के सीने से बाहर निकल कबीर की तरफ देखती है। कबीर जब नव्या की तरफ देखता है तो वो शौक से जोर से चिल्ला कर बोलता है, खरगोश तुम। इतना जोर से कबीर को बोलता देख नव्या वापस अपना सिर अंश के सीने में छुपा लेती है। अब जाके कबीर को उसकी गलती का एहसास होता है, उसने खरगोश को डरा दिया है। कबीर नव्या को देखते हुए बोला, खरगोश तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिससे डरना चाहिए तुम तो उसके गोद में बैठी हो, तो किसी और से कैसे डर गई? कबीर ये सब बोल ही रहा था कि उसे एहसास हुआ कोई उसे घूर रहा है। कबीर अपनी नजरें नव्या से हटा अंश को देखता है जो उसे गुस्से से घूर रहा था। कबीर ने कहा, तुम अभी आराम करो, हम बाद में मिलते हैं। इतना बोल वो तुरंत वहां से भाग गया। अंश जो कबीर पर इतना गुस्सा करता था वो उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और ये बात कबीर भी बहुत अच्छे से जानता था। फिर भी कबीर को अंश के गुस्से से बहुत डर लगता था। हालांकि कबीर जानता था कि अंश उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, पर फिर भी वो अंश से खुद को डरने से नहीं रोक पाता था। कोष्टक कबीर के कैबिन से जाने के बाद अंश नव्या को देखता है। अंश ने कहा, बच्चा तुम यहाँ क्यों आई थी? नव्या ने कहा। नव्या एक फाइल की तरफ इशारा करती है। वो हम उस फाइल पर आपके साइन लेने आए थे। अंश उस फाइल को देखता है, उसके बाद नव्या को जो उसे ही देखकर बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। वो इस समय बहुत क्यूट लगा रही थी। रोने की वजह से उसकी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। अंश झुककर नव्या के नाक पर और उसके माथे पर किस करता है, फिर उसे वापस हक कर लेता है। नव्या अंश के सीने पर अपनी एक उंगली से पोक करते हुए बोलती है, हमें घर जाना है। अगर हम लेट घर गए तो रिया हमें बहुत डांटेगी। अंश उसे सवालिया नजरों से देखता है, जैसे पूछ रहा हो, रिया कौन है और रिया क्यों तुम्हें डांटेगी? नव्या अंश को देखते आगे कहती है, रिया कहती है कि हम बहुत बेवकूफ है और कोई भी हमारा फायदा उठा लेगा, इसलिए वो हमें सबसे दूर रखती हैं और कहीं जाने नहीं देती है। रिया ये सब बोलते हुए बहुत सैड लग रही थी। अंश ने कहा, क्या रिया तुम्हारी बहन है? नव्या ने कहा, नहीं, मेरा कोई नहीं है। मेरी एक सटेप सिस्टर और सटेप मदर हैं, पर वो हमें प्यार नहीं करती। पापा की मौत के बाद उन्होंने हमें हमारे पापा के घर से बाहर निकल दिया। नव्या ये सब बताते हुए बहुत सैड हो गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी।
अंश ने जब देखा नव्या फिर से रोने वाली है तो वो उसके सिर को सहलाते हुई नव्या से बोला, कोई बात नहीं बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस रोना नहीं। अंश को नव्या के आंसू देख अपने अंदर एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। अंश को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, पर आज नव्या के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। कोष्टक। अंश ने कहा, बच्चा, रिया कौन है? नव्या ने कहा, वो हमारी दोस्त है रिया, हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमारा सारा काम भी कर देती है। सब अंश को बता। वो मुस्कुराकर अंश को देखती है मानो जैसे पूछना चाहती हो, रिया अच्छी है ना? अंश नव्या से सब बहुत प्यार से पूछ रहा था और नव्या भी उसकी गोद में बैठी बैठी सारे सवालों के जवाब दे रही थी। कोष्टक। अंश बस उसकी प्यारी स्माइल को देख रहा था। उसकी मासूमियत भरी स्माइल अंश का दिल धड़काने के लिए काफी थी। अंश का दिल नव्या को देखते हुए जोरों से धड़क रहा था। अंश जब नव्या को कोई जवाब नहीं देता है तो नव्या उसके सीने में एक उंगली से पोक करती है। अंश ने कहा, क्या बात है बच्चा? नव्या थोड़ा नाराज होते हुए बोली, आपने हमें बताया नहीं। अंश ने कहा, क्या? नव्या ने कहा, चमकती आंखों से अंश को देख, रिया अच्छी है ना? अंश बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। नव्या खुशी अंश को हक कर लेती है और अंश के गालों पर जल्दी से एक किस कर अंश से दूर हो जाती है। अंश शौक में नव्या को देखता है। अगर नव्या की जगह कोई और होता तो अंश अब तक उसे नर्क का रास्ता दिखा चुका होता। लेकिन अंश को नव्या का किस करना बिल्कुल भी खराब नहीं लगा। उल्टा उसकी दिल की धड़कने मेट्रो ट्रेन से ज्यादा स्पीड हो गई। अंश अपने मन में ने कहा, अगर ये ऐसे ही मेरी गोद में बैठी रही तो आज मेरा मरना तय है। नव्या बच्चों की तरह फेस बनाकर ने कहा, आप हमें घर छोड़ देंगे ना? हम अकेले घर कैसे जाएंगे? अंश नव्या को बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलता देख मान गया। अंश नव्या को लेकर अपनी कैबिन से बाहर आया और अपने प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग में पहुंच गया जहां उसकी कार पहले से ही तैयार थी। ड्राइवर जल्दी से कार के बैक सीट का गेट ओपन करता है। अंश नव्या को लेकर अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर तो हैरानी से अंश को ही देख रहा था, क्योंकि अंश की गोद में कोई लड़की बैठी थी, पर वो कुछ पूछ नहीं सकता था, बस हैरानी से देख ही सकता था। थोड़ी देर में कार नव्या के अपार्टमेंट के सामने रुकी। नव्या कार का गेट खोल बाहर कदम रखती उससे पहले अंश नव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। नव्या कुछ बोलती उससे पहले ही अंश बोलना शुरू करता है, बच्चा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम चलकर कैसे जाओगी? नव्या को भी अब याद आता है कि उसे तो चोट लगी है, वो तो भूल ही गई थी। नव्या अंश को देखती और कुछ नहीं बोलती। अपने हाथों को अंश के गर्दन के चारों तरफ डाल देती है। अंश नव्या को देखते हल्का सा स्माइल करता है और उसे लेकर अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 4। अंश को नव्या की फिक्र। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सबको स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट कर जरूर बताएं। अब तक। ड्राइवर जल्दी से कार के बैक सीट का गेट ओपन करता है। अंश नव्या को लेकर अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर तो हैरानी से अंश को ही देख रहा था, क्योंकि अंश की गोद में कोई लड़की बैठी थी, पर वो कुछ पूछ नहीं सकता था, बस हैरानी से देख ही सकता था। थोड़ी देर में कार नव्या के अपार्टमेंट के सामने रुकी। नव्या कार का गेट खोल बाहर कदम रखती उससे पहले अंश नव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। नव्या कुछ बोलती उससे पहले ही अंश बोलना शुरू करता है, बच्चा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम चलकर कैसे जाओगी? नव्या को भी अब याद आता है कि उसे तो चोट लगी है, वो तो भूल ही गई थी। नव्या अंश को देखती और कुछ नहीं बोलती। अपने हाथों को अंश के गर्दन के चारों तरफ डाल देती है। अंश नव्या को देखते हल्का सा स्माइल करता है और उसे लेकर अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अब आगे। अगले दिन अंश ऑफिस पहुंचा। उसकी नजरें नव्या को ही ढूंढ रही थी, पर नव्या 7 डे लीव पर थी। उसकी पैर की चोट की वजह से रिया ने ये लीव एप्लीकेशन डाल दिए थे। अंश इन बातों से अनजान नव्या को ही ढूंढ रहा था। जब नव्या उसे कहीं नहीं दिखी तब वो रोहित को अपने कैबिन में बुलाता है। थोड़ी देर में रोहित कैबिन का दूर नॉक करता है। अंश, कम इन। रोहित अंदर आता है और आकर अंश के सामने खड़ा हो जाता है। रोहित, सर, आपने मुझे बुलाया? अंश, नव्या अब तक क्यों नहीं आई है?
अंश के मुंह से किसी लड़की का नाम सुनना रोहित के लिए बहुत शकी था, ऊपर से वो उसके बारे में जानना चाहता था। रोहित बस कंफ्यूज्ड होकर अंश को देख रहा था, क्योंकि उसे नाव्य के बारे में कुछ नहीं पता था। ना ही उसे ये पता था नाव्य कौन है। अंश आगे कुछ बोलता या पूछता उससे पहले ही उसके कैबिन का दूर ओपन होता है और कबीर अंदर आता है। कबीर, भाई आप कल खरगोश को ड्रॉप करने गए थे और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे भी खरगोश के साथ उसके घर जाना था, पर आप अकेले ही चले गए। वेरी बैड भाई। इतना ही कबीर अपना मुंह लटकाए अंश के सामने वाले चेयर पर बैठ गया। रोहित अंश और कबीर को कंफ्यूजन से देख रहा था। रोहित अपने मन में सोच रहा था, ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं और ये खरगोश कौन है। तभी उसके कानों में अंश की आवाज पड़ी और वो अपने ख्यालों से बाहर आया। अंश, वो अभी तक आई क्यों नहीं? अंश ये सवाल कबीर से कर रहा था। कबीर, भाई उसे फीवर है इसलिए उसने लिव ली है। अंश, तुम्हें कैसे पता? कबीर, मैं उससे मिलने उसके कैबिन में गया था, वही मुझे पता चला। रोहित जो साइड में खड़ा ये सब सुन रहा था, पर उसे पता नहीं चल रहा था ये दोनों भाई किसकी बात कर रहे हैं। रोहित कबीर की तरफ देखता है। कबीर रोहित को देख समझ गया था कि रोहित क्या जानना चाहता है। कबीर, भाई मैं अब चलता हूँ, मैं कॉल पर पूछ लूंगा कि अब वो कैसी है। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अंश, तुम्हारे पास उसका नंबर है? अंश के यह बात पूछने पर कबीर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अंश की तरफ देखा है, पर अंश की नजरों को अपने ऊपर पाकर कबीर तुरंत अपने सर को हाँ में दिला देता है। जब कबीर नाव्य के साथ कैंटीन में लंच के लिए गया था, तभी उसने नाव्य से अपना नंबर एक्सचेंज किया था। कोष्टक, अंश, मुझे नंबर सेंड करो और उससे दूर रहो। कबीर को पता था उसका भाई ये जरूर बोलेगा। कबीर ने अंश को नाव्य का नंबर दिया और उसके आगे की बात को इग्नोर करते हुए बोला, भाई रिलैक्स, मैं आपकी बच्चा को खा नहीं जाऊंगा, हम बस दोस्त है, आपको इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने ही भाई से। कबीर की बातें सुना बिम्बरेश ब्लू इट फील कर रहा था। अंश कबीर को देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसे कल चोट लगी थी इसलिए मैं उसके बारे में पूछ रहा था। अंश की बातें सुन कबीर जोर से हंसते हुए बोला, कम ऑन भाई, काम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। आपकी आंखों आंखें में सब दिखता है, और कल जिस तरह आप उसे समझा रहे थे और संभाल रहे थे, और जिस तरह आप उसे अपनी गोद में बैठाए हुए थे, क्या उस तरह आपने किसी को अपनी गोद में बैठाया है? गोद में बैठाना तो दूर, अपने कभी किसी लड़की को टच किया है? कबीर की बातें सुना अंश बिल्कुल शांत हो जाता है। कबीर सही तो बोल रहा था, उसने कभी किसी को ना छुआ है और ना ही खुद को किसी को छूने दिया है। रोहित जो अब तक शांत साइड में खड़ा था, वो कबीर की बातें सुना हैरानी एस्टोनिश्ड फेस से अंश को देखने लगता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बॉस किसी लड़की को गोद में लेकर बैठा था। कबीर स्माइल करते हुए अंश को ही देख रहा था। कबीर, भाई अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, उसके बाद खरगोश से भी तो बात करना है। इतना बोल कबीर हंसता हुआ ओपन माउथ स्माइल तुरंत 9-2 गियर हो जाता है। अब उस कैबिन में बस रोहित और अंश बचे थे। रोहित अब भी अंश को ही अपनी हैरान नजरों से देख रहा था। जब अंश को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने अपना सर उठकर रोहित की तरफ देख, जो उसे हैरान नजरों से देख रहा था। अंश, व्हाट? रोहित के कानों में जब अंश की आवाज गई, वो हड़बड़ा गया जैसे अभी अभी नींद से जगा हो। रोहित, नथिंग बॉस। अंश, ओके, यू कैन गो। रोहित तुरंत कैबिन से निकल गया। कैबिन से बाहर आते ही वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जैसे अभी अभी मौत के मुंह से निकला हो। ऐसे ही कई दिन निकल गए। इन दिनों अंश बहुत बेचैन रहता था, उसे बस नाव्य को देखना था। एक सप्ताह बाद नाव्य आज ऑफिस आई थी, पर अंश इस बात से बेखबर था कि आज नाव्य ऑफिस आई है। अंश कार से निकल ऑफिस में इंटर हुआ। रिसेप्शन पर रोहित अंश का ही वेट कर रहा था। अंश के आते ही रोहित भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंश सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि वो लिफ्ट में जा पाता, उससे पहले ही वो किसी से टकरा गया। अंश ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। ऊपर से नाव्य को ना देख पाने की बेचैनी उसे अंदर ही अंदर पागल कर रही थी।
वही रोहित जो अंश के बगल में खड़ा था, वो अंश को इतने गुस्से में देख रोहित की तो जान ही गले में अटक गई। अंश बिना सामने देखे गुस्से से, आर यू ब्लाइंड? अंश की इतनी डरावनी आवाज सुन रोहित डर गया, तो जाहिर सी बात ही अंश से जो टकराया था उसकी तो हालत खराब ही हो गई होगी। अंश इतना ही बोल पाया, इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज पड़ी। अगर आप देख कर चलते तो हम टकराते ही नहीं और हमें चोट भी नहीं लगती। ये नाव्या थी जो अंश से टकरा गई थी। वो डरते डरते उल्टा अंश को सुना देती है। जब रोहित ने नाव्या की बात सुनी तो डर से उसे पसीने आने लगे थे। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंश के सामने अपना मुंह खोले, पर नाव्या उन सबसे अलग थी। उसे अंश से डर तो बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे फटाक से अपन मुंह अंश के सामने खोल देती थी। रोहित अपने मन में, क्या इस लड़की को डर नहीं लगता है, जो सोए हुए शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। रोहित इस बात से अभी तक अनजान था कि नाव्या ही वो लड़की है जिसके लिए अंश पागल हुआ जा रहा था। अंश के कानों में जब ये आवाज पड़ी तब उसने आंखें खोलकर तुरंत नीचे देखा, जहां फर्श पर नाव्या गिरी हुई थी। अंश नाव्या को फर्श पर गिरा देख तुरंत नाव्या के पास फर्श पर अपने पंजों के बल बैठते हुए बोला, बच्चा तुम गिर कैसे गए और चोट कहाँ लगी, मुझे दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। नाव्या अंश के सवाल पर घूर कर अंश को देखती है, उसके बाद अपना मुंह बनाते हुए बोली, अगर आप देख कर चलते तो हम गिरते ही नहीं और हमें चोट भी नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह। साइड में खड़ा रोहित तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हो। ये सब देख उसकी आंखें तो लगभग बाहर ही आने को थी। अंश, अच्छा ठीक है, मैं देखकर नहीं चल रहा था। ओके, पर तुम्हें तो देखकर चलना चाहिए था ना। इतना बोल अंश नाव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित भी दोनों के पीछे पीछे अंदर चला गया। रोहित बेचारा करता भी क्या, वो चुपचाप पीछे खड़े होकर अंश को देख रहा था। रोहित ने कभी भी किसी के साथ अंश को इतना सॉफ्ट नहीं देखा था, सिवाय सारा के सारा अंश और कबीर दोनों की जान है। रोहित अंश को इस तरह देख समझ गया कि कबीर जिसके बारे में बात कर रहा था वो नाव्या ही है, क्योंकि अंश कभी किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता था, और आज उसने खुद नाव्या को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। और नाव्या भी आराम से किसी खरगोश की तेज अंश की बाहों में समाई हुई थी। अंश, बच्चा तुम कहाँ से आ रही हो? उद्धरण चिन्ह। नाव्या, वो हम कबीर से मिलने गए थे। कबीर ने कहा हमारे लिए एक सरप्राइज है, पर हमें उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। इतना बोल वो चुप हो गई। अंश कुछ बोलता उससे पहले ही लिफ्ट 78 फ्लोर पर जाकर खुल गई। ये अंश का फ्लोर था। इस फ्लोर पर सिर्फ अंश, कबीर और रोहित का ही कैबिन था। अंश लिफ्ट से निकल सीधा नाव्या को लेकर अपने कैबिन की ओर बढ़ गया और रोहित अपने कैबिन की ओर। कैबिन में पहुंच अंश नाव्या को कैबिन में लगे सोफे पर बैठा देता है। अंश, बच्चा अब तुम्हारा पैर कैसा है? उद्धरण चिन्ह। नाव्या, अगर हमारा पैर ठीक नहीं होता तो हम चलते कैसे? नाव्या का जवाब सुना अंश तो हैरान था। उससे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। पर नाव्या तो नाव्या थी, उसे क्या पता था कि असल में अंश कौन है। वो आज भी बच्ची ही थी। नाव्या को कोई भी देखकर बता सकता था कि वो कितनी मासूम है। अंश नाव्या को कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद अभी तक समझ नहीं पाया था। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे नाव्या का इस तरह से बात करना गुस्सा क्यों नहीं दिला रहा। नाव्या की जगह कोई और उससे इस तरह से बात करती तो अभी तक वो गुस्से से पागल हो चुका होता। पर नाव्या पर गुस्से की जगह अंश को नाव्या पर प्यार आ रहा था। अंश बहुत गौर से नाव्या की हरकतें देख रहा था, जो सोफे पर बैठे बैठे अपनी लंबी लंबी पलकें बार बार झपका कर उसे ही देखे जा रही थी। नाव्या इस वक्त एक छोटे से पप्पी की तरफ लग रही थी, जो अपने मालिक को ये बताना चाह रहा हो कि वो सही है। अंश समझ रहा था कि नाव्या क्या साबित करना चाहती है। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 5। अंश ने किया नव्या को किस। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और हमारी स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में जरूरत बताएं, और कमेंट्स करना ना भूले, और हमारे साथ अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अब तक पर नाव्या तो नाव्या थी, उसे क्या पता था कि असल में अंश कौन है।
वो आज भी बच्ची ही थी। नाव्या को कोई भी देखकर बता सकता था कि वो कितनी मासूम है। अंश नाव्या को कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद अभी तक समझ नहीं पाया था। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे नाव्या का इस तरह से बात करना गुस्सा क्यों नहीं दिला रहा। नाव्या की जगह कोई और उससे इस तरह से बात करती तो अभी तक वो गुस्से से पागल हो चुका होता। पर नाव्या पर गुस्से की जगह अंश को नाव्या पर प्यार आ रहा था। अंश बहुत गौर से नाव्या की हरकतें देख रहा था, जो सोफे पर बैठे बैठे अपनी लंबी लंबी पलकें बार बार झपका कर उसे ही देखे जा रही थी। नाव्या इस वक्त एक छोटे से पप्पी की तरफ लग रही थी, जो अपने मालिक को ये बताना चाह रहा हो कि वो सही है। अंश समझ रहा था कि नाव्या क्या साबित करना चाहती है। अब आगे अंश नाव्या को देखता और उससे पूछता है, बच्चा क्या तुम्हारा काम हो गया है? नाव्या अपना मुंह लटका कर अंश की तरफ देखती है, फिर शिकायत भरे लहजे में बोली, नहीं हुआ है। मैं जब ऑफिस आई तब कबीर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मुझे चॉकलेट देगा और मेरे लिए सरप्राइज भी है, पर उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। नाव्या ये सब कहते हुए लगभग रोने लगी थी। जब अंश ने उसे ऐसे देखा तो अपने मन में बोल, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो नाव्या रोना शुरू कर देगी। अंश नाव्या को रोने से रोकते हुए बोला, बेबी रोना मत, मैं देता हूँ तुम्हें चॉकलेट, ओके? नाव्या अपना मुंह फुलाते हुए बोली, हमें नहीं चाहिए, हमरा बहुत सारा काम बचा है, हम जाते हैं। इतना बोल नाव्या सोफे से खड़ी हो गई। अंश नाव्या को जाने की परमिशन दे देता है, ओके बच्चा तुम जाओ। इतना बोल अंश उसके बालों को प्यार से सहलाता है और उसे जाने देता है। नाव्या के लंबे और सॉफ्ट बालों में होंठ फेरना अंश को अच्छा लगने लगा था। नाव्या के जाने के बाद अंश अपने काम में बिजी हो गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अंश ऑफिस आता तो सबसे पहले उससे मिलता और उसके गालों पर किस कर अपने दिन की शुरुआत करता। नाव्या को भी अंश का उसकी केयर करना पसंद आने लगा था। नाव्या अंश से जो थोड़ा बहुत डरती थी, अब वो डर भी खत्म हो गया था। नाव्या को अंश के ऑफिस में काम करते हुए 2 मंथ्स हो गए थे। अब तक वो काफी कुछ सीख चुकी थी और अपना काम भी अच्छे से करती थी। एक दिन जब नाव्या तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी उसके अपार्टमेंट पर उसकी सौतेली माँ आई। नाव्या अपनी माँ को देख बोली, माँ आप यहाँ? संजना शर्मा, नाव्या की सौतेली माँ, नाव्या को देखते हुए बोली, हाँ हम तुम्हें लेने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। नाव्या हैरान होते हुए अपनी माँ को देखती है, पर क्यों? संजना शर्मा नाव्या को देख मुस्कुराते हुए बोली, बेटा हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। उद्धरण चिन्ह। नाव्या अपनी माँ की बात सुन हैरान होकर अपनी माँ को देखती है। नाव्या की आंखों में अपनी शादी की बात सुनकर आंसू आ गए थे। नाव्या अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, पर माँ हमें अभी शादी नहीं करनी। नव्या को इस समय किसी से भी शादी नहीं करना था। वह इस समय अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। नव्या जानती थी कि शादी के बाद उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि वह अपनी माँ को अच्छे से जानती थी। उसकी माँ कभी उसके लिए ऐसा भी नहीं ढूंढ रही जहां उसे पढ़ने दिया जाएगा। संजना जी नाव्या की ना सुना, थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी है, और वैसे भी तुम्हारे पापा तो चले गए। जाते जाते उन्होंने तुम्हें हमारे सर छोड़ गए। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही है, तो 3 दिन बाद क्यों नहीं? और वैसे भी कब तक हम तुम्हारा बोझ अपने सिर लेकर घूमते रहेंगे? तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा तुम करती रहना। हम तुम्हें और घर से बाहर नहीं रहने दे सकते हैं, और ना ही हम तुम्हें आगे और बढ़ा सकते हैं। क्या क्या पता कब कुछ ऐसा वैसा हो जाए जिसके पास फिर तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। फिर क्या जिंदगी भर हम तुम्हें बिठाकर खिलाएंगे? इसलिए आप चुपचाप ही हमारी बात मानो और इस शादी को कर लो। नाव्या अब कुछ समझ नहीं पा रही थी, आखिर वो इतनी छोटी उम्र में शादी कैसे कर ले? अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। नाव्या थोड़ा हिम्मत कर फिर बोली, माँ हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारियां आपके ऊपर नहीं है। हम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं और हम बाहर हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे जिससे आपकी हमारे पापा का नाम खराब हो।
कहने को तो तुम्हारे बाप ने भी बहुत कुछ कह कर गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी के समय भी यही कहा था कि वह मुझे रानी बनाकर रखेगी, पर शादी के बाद घर लाकर तो मुझे तुम्हारी नौकरानी बनाकर रख दिया। इसलिए अब जब वह चले गए हैं तो तुम चुपचाप इस शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं पहले ही यह रिश्ता तय कर दिया और अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें शादी करनी ही होगी। नव्या अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब उसे शादी नहीं करनी है तो क्या उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी करावेगी? नव्या फिर से कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही उसकी माँ हाथ दिखाकर नव्या को रोक देती है। देखो नव्या, हमारा फैसला आखिरी फैसला है, इसलिए हम अब तुम्हारी एक नहीं सुनना चाहते हैं। हमने तुम्हें बाहर रहने दिया, हमने तुम्हें पढ़ने दिया, यही बहुत है। और जिस तरह से तुम्हारे पापा नहीं जाते जाते हमारे साथ धोखा किया, अपने सारे प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम कर गए, उसके बाद तो हम तुम्हें कभी अपनी बेटी होने का हक नहीं देते, पर हमने दिया तो अब तुम्हें अपनी बेटी होने का फर्ज निभाना होगा। तुम्हें अपनी माँ के किए फैसले को पूरा करना होगा। नाव्या बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब तक जो रिया सारा तमाशा देख रही थी, वो बीच में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नाव्या अभी बच्ची है और इसकी स्टडी भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और इस तरह से आपका नव्या के साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। तब कहाँ गए थे आपका ये प्यार जब आपने नव्या को घर से निकाल दिया था? आपने नव्या से सारे हक उसी दिन को दिए थे जिस दिन आपने नव्या को घर से बाहर निकाल दिया था। आपने ये भी नहीं सोचा ये छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी? आपको बस इसकी प्रॉपर्टी चाहिए थे, आपने बोली और इसे धक्के मार कर बाहर कर दिया। और आप अगर आज यहाँ आए हैं तो जरूर इसमें आपका ही कुछ फायदा होगा, वरना आप इस तरह से क्यों आती है? नबी भले ही भोली है, पर मैं भोली नहीं हूँ। आप मेरी नबी को बेवकूफ बना सकते हैं, पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो आपकी इरादों को ना समझो। इसलिए आप अब नव्या से जबरदस्ती करना छोड़िए और यहाँ से जाए। संजना शर्मा रिया के बीच में बोलने से गुस्से से अपने दांत पीस लेती है। संजना जी गुस्से से रिया को घूरते हुए बोली, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। इतना बोल संजना जी आगे बढ़ी और नाव्या का हाथ पकड़ जबरदस्ती नाव्या को अपने साथ ले गई। अंजना शर्मा के जबरदस्ती के आगे अब रिया भी कुछ नहीं कर पाई, वह बस अपने नाम आंखों से नव्या को जाते हुए देखती रही। वह जानती थी कि अगर ऐसे नव्या को ले जाया जा रहा है तो जरूर कुछ ऐसा है जो नव्या के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह से जबरदस्ती शादी तय करके उसे पर अपना फैसला थोपना। नव्या की एक बात ना सुना रिया को खटक रहा था, पर उसके भी हाथ बंधे हुए थे। वह एक माँ बेटी के बीच ज्यादा नहीं बोल सकती थी। आप टेंशन से अपने सर को पकड़कर वही हाल में ही बैठ जाती है। उसे नव्या अकेले बहुत ज्यादा डर लग रहा था। 2 दिन बाद नाव्या 2 दिन से ऑफिस नहीं गई थी। अंश इन दिनों से बहुत बेचैन था, क्योंकि नाव्या बिना किसी लिव लिए गायब थी। उसे नाव्या की बहुत फिक्र हो रही थी, और आज से पहले नव्या ने कभी ऐसा किया भी नहीं था। अंश जिसे नव्या के अब आदत से हो गए थे, नव्या को ना आता देख उसे बेचैनी होने लगी थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि नव्या आखिर रहती कहाँ है, वरना वह खुद जाकर उससे मिल लेता। शर्मा निवास में नाव्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसे अंश की बहुत याद आ रही थी। नव्या के इतनी रोने की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से सूख गया था, पर उसके इस हालत को देखते हुए भी किसी को उसे पर तरस नहीं आ रही थी। नव्या के इतने रोने गिगड़ने के बाद भी कोई उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। नाव्या ना ठीक से खाना खा रही थी और नहीं ठीक से आराम करती, बस रोती रहती। 2 दिनों में नाव्या पूरी वीक हो गई थी। इसी तरह सेकंड डे भी निकल गया, पर इन दिनों में किसी ने भी नव्या से बात करने की कोशिश नहीं की। उल्टा उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था ताकि वह यहाँ से निकलकर कहीं जा ना पाए। नव्या के पास इस समय उसका फोन भी नहीं था जब किसी को कॉल कर पाते सिवाय रोने की। नव्या को और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 3rd डे, आज नाव्या की शादी थी। नाव्या को अभी तक नहीं पता था कि उसकी शादी किससे हो रही है। वो आज भी बस रोए जा रही थी। उसके दिलो दिमाग में बस अंश के ही ख्याल चल रहे थे। वो अंश के पास जाना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। बस रस्मों के समय ही नाव्या को कमरे से निकला जाता, रस्म खत्म होते ही उसे वापस कमरे में बंद कर दिया जाता था। नाव्या के पास उसका फोन भी नहीं था, जिससे वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। वो बस आशा ही कर सकती थी कि कोई उसकी हेल्प करेगा। टू बी कंटिन्यू। थैंक्स योर रीडर्स।
चैप्टर 6 नव्या की केयर। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। आई होप स्टोरी पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी अपने अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स जरूर करें। थर्ड डे, आज नव्या की शादी थी। नव्या को अभी तक नहीं पता था कि उसकी शादी किससे हो रही है। वो आज भी बस रोए जा रही थी। उसके दिलो दिमाग में बस अंश के ही ख्याल चल रहे थे। वो अंश के पास जाना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। बस रस्मों के समय ही नव्या को कमरे से निकला जाता। रस्म खत्म होते ही उसे वापस कमरे में बंद कर दिया जाता था। नव्या के पास उसका फोन भी नहीं था, जिससे वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। वो बस आशा ही कर सकती थी कि कोई उसकी हेल्प करेगा। सिंह इंटरप्राइजेज, अंश का ऑफिस। अंश अपने कैबिन में इधर उधर घूम रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। साइड में खड़े रोहित और कबीर अंश को ही देख रहे थे। दोनों ने आज से पहले अंश को कबीर इतना परेशान नहीं देखा था। दोनों में किसी को नहीं पता था अंश इतना परेशान क्यों है। आखिर में कबीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कबीर ने कहा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कबीर के इस सवाल पर अंश कबीर की तरफ देखा है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, पता नहीं कबीर, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नव्या किसी प्रॉब्लम में है। कबीर ने कहा, भाई आप शांत हो जाए, हम खरगोश के बारे में पता करते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा खरगोश ठीक है या नहीं। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए वह नहीं आ रही हो, और वह लीव एप्लीकेशन देना भी भूल गई हूँ। आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आदमी को भेजता हूँ। कबीर के समझाने पर भी अंश की पहचानियां कम नहीं होती, पर वह इससे ज्यादा और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पर कबीर हंस के चेहरे को देखते हुए समझ रहा था कि अंश क्या भेज रही है, इसलिए वह अपनी जगह से उठाते हुए अंश के सामने जाकर अंश को देखते हुए बोला, भाई खरगोश बिल्कुल ठीक होंगे, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, हम पता कर रहे हैं ना, बहुत ही जल्द पता चल जाएगा और देखना वह आपके सामने भी होगी। कबीर के बहुत देर तक समझाने के बाद अंश शांत हो गया। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अंश के उसके शांत होने के बाद कबीर और रोहित दोनों कैबिन से बाहर चले गए। रोहित पर इस समय कबीर के केबिन में ही था। वह भी अंश के बेचैन चेहरे को देख रहा था, पर उसके पास कोई हक नहीं था कि वहां से पूछे या फिर उसे समझाए। वह बस अपने बॉस को देख रहा था, इसके अलावा उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। पर वह कबीर की बात से एग्री जरूर था। कबीर केबिन से बाहर निकाल कर रोहित की तरफ देखता है। कबीर के भी चेहरे पर इस समय चिंता के भाव थे। रोहित की तरफ देखते हुए बोला, रोहित खरगोश का पता लगाओ। कबीर ये सब बहुत सीरियस होकर कह रहा था। रोहित ने कहा, ओके सब बोल, वहां से चला गया। शाम के समय नव्या को उसके रूम में तैयार किया जा रहा था। नव्या अब भी रो रही थी। संजना जी, नव्या को इस तरह से रोती देखो ने नव्या के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए नव्या से बोली, नव्या रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होने वाला। आज तो तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी, इसलिए आप यह अपना रोना धोना बंद करो और चुपचाप तैयार हो जाओ और बिना किसी नखरे के यही कमरे में बैठे रहना, इसलिए बारात कभी भी आ सकती है। इतना बोल संजना जी रूम से बाहर निकल गई। पर संजना जी के जाने के बाद भी नव्या का रोना कम नहीं हुआ, उल्टा और ज्यादा बढ़ गया। सिंह इंटरप्राइजेज, अंश का कैबिन। अंश ने कहा, बोलो। रोहित ने कहा, सर मिस नव्या अपने पापा के घर गई है। और इतना बोल रोहित चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंश को कैसे बताए कि कुछ घंटों में नव्या की शादी है। अंश ने कहा, और क्या? अंश का चेहरा अब तक शांत था। रोहित ने कहा, सर आज मिस नव्या की शादी है। बस अंश का इतना सुनना था कि अंश पूरे गुस्से से पागल हो गया। अंश के चेहरे पर इस वक्त एक साथ कई सारे इमोशंस नजर आ रहे थे, गुस्सा, बेचैनी और डर। अंश ने कहा, जाकर कार रेडी करो। रोहित तुरंत अंश के कैबिन से निकल गया। अंश और रोहित दोनों नव्या के घर शर्मा निवास की तरफ चल दिए। अंश बहुत बेचैन लग रहा था, उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। उसकी बेचैनी बस नव्या ही कम कर सकती थी। अंश को अब एहसास हो रहा था कि वो नव्या से कितना प्यार करता है। शर्मा निवास। कुछ समय में शर्मा हाउस के गेट पर बारात आ चुकी थी। नव्या उठकर अपने रूम के बालकनी से बाहर देखती है।
नव्या दूल्हे को देख शॉक हो जाती है। जो नव्या से शादी करने आया था उसकी उम्र 26 के आसपास होगी। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसके बारे में सब जानते हैं। हालांकि वो देखने में काफी हैंडसम था, उसकी परफेक्ट बॉडी, उसका सवला रंग, भूरी आंखें, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। पर जो भी हो वो था तो एक क्रिमिनल ही था। नव्या तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी शादी इतने एक क्रिमिनल के साथ होने वाली है। और उसकी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। नव्या ने अभी अभी जिसे देखा था उसने उसे पहली बार किसी की जान लेते हुए देखा था और इस समय उससे पहले मुलाकात हुई थी। नव्या नहीं जानती थी कि यह आदमी उसे क्यों मार रहा था, पर उसे इंसान को मारता हुआ देख और इस इंसान को उसे मरते देखना, व्यक्ति शहर में एक डर से बैठ गया था जिसे बचाकर भी निकल नहीं पा रही थी। और इस समय भी नव्या के चेहरे पर डर वाले भाव ही थे। वह किसी भी कीमत पर इस आदमी से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। नव्या पूरा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस शादी से कैसे बचे। पर तभी उसकी नज़र अपने कमरे की दरवाजे की तरफ जाती है। नव्या तुरंत ही दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर देखते हैं तो पूरा कॉरिडोर खाली था, आसपास कोई भी नहीं था। नव्या अपने कमरे से निकाल कर नीचे की तरफ देखती है तो उसकी नज़र सामने दूर की तरफ जाती है जहां पर वह देखी है वो घर के सभी लोग बारात और दूल्हे स्वागत में लगे हैं। नव्या को इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता था। इसी मौके का फायदा उठाकर नव्या धीरे से कोई दूर से होते हुए नीचे हॉल में आती है। उसके चेहरे पर बेशुमार डर भरा हुआ था। वह नहीं जानते थे कि पकड़े जाने पर क्या होने वाला है, पर वह किसी भी हालत में यहाँ रहना नहीं चाहते तो उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था। नव्या धीरे कदमों से चलते हुए, सबकी नजरों से बचते हुए, चुपके छुपाते हुए घर के पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ पहुँचते हैं नव्या पीसी के दरवाजे को खोलकर एक नज़र बाहर की तरफ देखते हैं कि कहीं कोई बाहर की तरफ है तो नहीं। उसके बाद जब नव्या पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती है तो वह घर के पीछे के रास्ते से घर से निकल जाती है। नव्या खुद नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। उसे बस इस घर से और इस शादी से भागना था, फिर चाहे नव्या को इसके लिए सड़क पर ही अपनी रातें क्यों न घुसने पड़े, वह उसके लिए भी तैयार थे। पर वह इस शादी को किसी भी कीमत पर नहीं करने वाली थी। नव्या को तो अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मामा उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करना चाहती थी जिसने किसी की जान के प्रवाह तक नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी माँ को उसे इंसान के बारे में पता ना हो, लेकिन जाकर पता था भी तो वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ऐसा तो है नहीं क्यों वह उनके ऊपर बस बने हुए थे। वह अपना खर्चा खुद ही निकल रही थी। नव्या ने आज तक एक शिकायत तक नहीं की उनसे, जबकि उन्होंने नव्या के साथ क्या कुछ नहीं किया। जिसके घर में वह शादी करके आए थे उन्हीं की बेटे को उसे औरत ने एक नौकरों की तरह उसी के घर में रखा था। और जब उसके पापा इस दुनिया से चल बसे तो उसे औरत ने नव्या से उसके सारे चीज छीनकर, यहाँ तक कि उसके पापा की दिए हुए सारे निशानियां, सारे प्रॉपर्टी, सारे पैसे सिंह नव्या को बेघर कर दिया था। ये भी नहीं सोचा था कि छोटे से बच्चे कहाँ जाएगी, क्या करे, कैसा रहेगी। उन्हें सिर्फ मतलब बता दो उन पैसों से, और आज भी उन्हें सिर्फ मतलब था तो सिर्फ अपने सर से। उन्हें नव्या की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और यह बात ना प्यार को बहुत ज्यादा हट कर रही थी। नव्या अपने ही ख्यालों में गुम सड़कों पर दौड़े जा रही थी। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू स्माइल रीडर्स। चैप्टर 7 अंश की फीलिंग नव्या के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सभी ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं और रिव्यू देना ना भूले। अब तक नव्या तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी शादी इतने एक क्रिमिनल के साथ होने वाली है और उसकी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। नव्या पूरा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस शादी से कैसे बचे। उसने देखा घर के सभी लोग उसके स्वागत में लगे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर नव्या घर के पीछे के रास्ते से घर से निकल जाती है। नव्या खुद नहीं जानती वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। नव्या अपने ही ख्यालों में गुम सड़कों पर दौड़े जा रही थी। अब आगे। शर्मा निवास। नव्या के घर शादी से भागने की खबर किसी को नहीं थी। सभी बाहर मंडप में थे। विहान जैन, जिससे नव्या की शादी होने वाली थी, पंडित के कहने पर नव्या की सौतेली बहन रीना शर्मा नव्या को लेने गई। नव्या को रूम में ना देख रीना उसे आवाज लगाती है, पर नव्या कोई जवाब नहीं देती है। नव्या का कोई जवाब ना मिलने पर रीना उसे पूरे कमरे में ढूंढती है, पर नव्या कहीं नहीं मिलती।
रीना परेशान सी नीचे आती है और अपनी माँ को सब बताती है। जब संजना जी को पता चलता है कि नाव्या घर से भाग गई है, तो संजना जी गुस्से और डर से कांपने लगी थी। संजना जी को डर इस बात का था कि अगर ये शादी नहीं हुई तो विहान जैन उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, और संजना जी को जो उसने 3 करोड़ रुपए दिए थे नाव्या से शादी करने के बदले, वो भी संजना जी ने अपनी शौक पूरी करने में खर्च कर चुकी थी। और अभी संजना जी के पास कोई था भी नहीं जो उनकी मदद करता। इधर विहान मंडप में नाव्या का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर तक नाव्या नहीं आई तो वो वहां से उठकर संजना जी के पास गया। नाव्या दौड़ते दौड़ते एक कार से टकराकर वही बेहोश होकर गिर जाती है। नाव्या जिस कार से टक्कर आई वो कार अचानक ब्रेक लगाकर रुक जाती है। अंश गुस्से से, व्हाट द हेल। रोहित की तो डर से हालत ही खराब हो गई। रोहित, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, पता नहीं ये लड़की कहाँ से बीच में आ गई, इसलिए अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा। अंश, जाओ और जाके देखो ये कौन है। रोहित, ओके सर। रोहित कार से बाहर आकर देखता है जो लड़की उसके कार से टक्कर आई थी वो शादी के जोड़े में थी और नीचे बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। रोहित उसके पास जाकर बैठ गया और उसे उठाने की कोशिश की, पर वो लड़की नहीं उठी। रोहित उस लड़की की चेहरे से उसके बाल हटाकर देखता है तो वो एकदम शॉक रह जाता है। ये शादी के जोड़े में नाव्या होती है। नाव्या ही अंश की कार से टक्कर आई थी। रोहित तुरंत वहां से खड़ा हो अंश के पास जाता है। रोहित, सर वो लड़की। अंश बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, वो लड़की जो भी है उसे बॉडीगार्ड से कहकर हॉस्पिटल पहुंचा दो। रोहित, पर सर। रोहित कुछ बोलता उससे पहले ही अंश गुस्से से तमतमाते हुए बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आता? मुझे मेरी नाव्या के पास पहुंचना है। अगर मैं लेट हुआ या मेरी नाव्या को कुछ हुआ तो तुम भूल जाना कि तुम जिंदा रहोगे, समझे? अंश की बातें सुन रोहित पूरा पसीने से भीग गया था। रोहित अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए सोच रहा था, अगर सर को पता चला कि अभी जिस लड़की को मैंने कार से टक्कर मारी है वो मिस नाव्या ही है तो सर तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर को तो बताना ही पड़ेगा। रोहित ने हिम्मत कर आखिर अंश को बता ही दिया। रोहित, सिर, अभी जो लड़की हमारी कार से टकराई वो मिस नाव्या ही है। अंश जैसे ही ये सुनाता है वो कार से निकलकर भागकर नाव्या के पास जाता है। नाव्या के सामने अपने घुटने पर बैठ उसका सर अपनी गोद में लेकर वो नाव्या के गालों को थपथपा हुए बोलता है, बच्चा अपनी आंखें खोलो, देखो मैं हूँ। बच्चा खोलो ना अपनी आंखें। अंश इस वक्त बहुत डरा हुआ था। नाव्या को इस तरह बेहोश देखकर उसे ये डर सता रहा था कहीं वो नाव्या को खो ना दे। टू बी कंटिन्यू। दिल, माई लव माई वाइफ। दिल, थैंक योर रीडर्स। दिल 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 दिल। हो आज फिर तेरा नजारा, हो दिल नू मार गया, प्यार विच जीते वो ही जो दिल नू हार गया। तेरे ख्वाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सेह जांदे ने। तेरे ख्वाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सेह जांदे ने। हो अखियां जद जद मैं खोला, वो दिन याद आंदे ने। वेख के जब ही आए तेनू, मेरे साह रुक जांदे ने। हो अखियां जद जद मैं खोला, वो दिन याद आंदे ने। वेख के जब ही आए तेनू, मेरे साह रुक जांदे ने। तेरे ख्वाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सेह जांदे ने। हो अखियां जद जद मैं खोला, वो दिन याद आंदे ने। वेख के जब ही आए तेनू, मेरे साह रुक जांदे ने। जो करे इशारा मेरे सजना, ये दुनिया मैं सारी भूला दूंगी। भुलौन 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 मेरे मैया, जो कहे तेरे आसमानों को, मैं तारों के नाम सजा दूंगी। सजाऊं सजाऊं सजाओ मेरे मैया, जिसको यार है मिला उसने पा लिया खुदा। जेहदे प्यार नहीं कर दे, बड़ा पछतौंदे ने। तेरे ख्वाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सेह जांदे ने। हो अखियां जद जद मैं खोला, वो दिन याद आंदे ने। वेख के जब ही आए तेनू, मेरे साह रुक जांदे ने। हो अखियां जद जद मैं खोला, वो दिन याद आंदे ने। वेख के जब ही आए तेनू,
चैप्टर 8 नाव्या की क्यूटनेस। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रोहित सिर अभी जो लड़की हमारी कार से टकराई वो मिस नाव्या ही है। अंश जैसे ही ये सुनाता है वो कार से निकलकर भागकर नाव्या के पास जाता है। नाव्या के सामने अपने घुटने पर बैठ उसका सर अपनी गोद में लेकर वो नाव्या के गालों को थपथपा हुए बोलता है, बच्चा अपनी आंखें खोलो, देखो मैं हूँ। बच्चा खोलो ना अपनी आंखें। अंश इस वक्त बहुत डरा हुआ था। नाव्या को इस तरह बेहोश देखकर उसे ये डर सता रहा था कहीं वो नाव्या को खो ना दे। अब आगे अंश नाव्या को अपनी गोद में उठा कार के पास ले जाता है। रोहित डरते हुए जल्दी से कार का डोर ओपन करता है। अंश नाव्या को लेकर जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और रोहित को असर मेंशन चलने को कहता है। रोहित जल्दी से कार में बैठ गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा देता है। शर्मा निवास। नाव्या के घर से भाग जाने की बात विहान को पता चल चुका था। वो गुस्से से संजना का गला पकड़ कर कहता है, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उस लड़की के बदले और अब बिना लड़की लिए चला जाऊंगा। विहान की पकड़ संजना जी के गले पर कसती जा रही थी। विहान के गला पकड़ते ही संजना जी छटपटाने लगती है। उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी पर विहान की पकड़ गुस्से में उनके गले पर कसती जा रही थी। रीना खड़ी खड़ी बस बुत बने सब देख और सुन रही थी। उसे नहीं पता था कि नाव्या की शादी के बदले उसकी मां ने विहान से पैसे लिए हैं। रीना जल्दी से दौड़ते हुए विहान के पास जाकर उसका हाथ अपनी मां के गले से हटाने की कोशिश करती है। रीना, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी मां को। विहान जो से तिलमिला रहा था। रीना की आवाज सुनते ही वो उस तरफ अपनी नजरें घुमा कर देखता है जिससे तरफ रीना थी। तभी विहान की नजर रीना पर पड़ती है। रीना भी कम खूबसूरत नहीं थी। लंबे बाल, बड़ी भूरी आंखें, गुलाबी होठ, गोरा रंग। विहान रीना को देखते ही झटके से संजना जी का गला छोड़ते हुए बोला, मिसेज शर्मा अब यह शादी होगी नहीं तो तुम जाओ और मेरे पैसे लेकर आओ अभी के अभी। विहान गुस्से से तमतमाते हुए अपने दांत पीस कर बोलता है। संजना जी विहान के अचानक छोड़ने से फर्श पर जा गिरी। गिरते ही उनके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकाल गई। पर जैसे ही संजना जी फर्श से उठने को हुई विहान की बात को सुनते ही वो डर से कांपने लगी। उन्हें जिसका डर था वही हुआ। उनके पास विहान को देने के लिए कोई पैसे नहीं थे और ये बात विहान भी जानता था। विहान, चलो छोड़, मुझे पता है तुम पैसे देने से रही तो क्यों न मैं शादी ही कर लूं। उद्धरण चिन्ह। संजना जी विहान की बातें सुन कंफ्यूज्ड होकर विहान की तरफ देखती हैं। उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, नाव्या तो भाग गई फिर विहान किससे शादी करेगा। विहान हंसते हुए बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बेटी भागी है। पर विहान अपने शब्दों को जानबूझकर बीच में ही रोक देता है। संजना जी को विहान की बातें समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि विहान क्या कहना चाहता है। संजना जी अच्छे से समझ गई थी विहान क्या बोलना चाहता है। संजना जी जैसे ही विहान की बातों को समझती है वो डर से रोते हुए विहान के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, देखो ऐसा मत करो, तुम मेरी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। विहान संजना जी की बातों पर एक डेविस स्माइल के साथ बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये तुम भी अच्छे से जानती हो। इतना बोल विहान रीना की तरफ बढ़ जाता है। विहान रीना के पास पहुंच रीना का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती खींचते हुए मंडप की ओर बढ़ जाता है। रीना खुद के साथ यूं जबरदस्ती होते देख रोते हुए विहान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। विहान की पकड़ रीना की हाथों पर बहुत कसी हुई थी और जैसे जैसे रीना विहान से छूटने की कोशिश कर रही थी विहान की पकड़ उसके हाथों पर और कसती ही जा रही थी। संजना जी विहान को अपनी बेटी को जबरदस्ती मंडप में ले जाते हुए देख तुरंत फर्श से खड़ी हो जाती है और विहान की तरफ बढ़ती है पर जैसे ही संजना जी विहान को रोकने के लिए आगे बढ़ती है विहान ये देखने अपने आदमियों को इशारा करता है। विहान के आदमी विहान का इशारा समझ संजना जी को विहान के पास जाने से पहले ही रोक लेते हैं। संजना जी रोते हुए विहान को दूर से ही रुकने के लिए मिन्नतें कर रही थी। रीना भी विहान से छूटने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता।
विहान जबरदस्ती रीना को लेकर मंडप में आ गया और उसे लेकर बैठ गया और पंडित जी को स्टार्ट करने का इशारा करता है। पंडित जी पहले से ही सब देख डरे हुए थे। विहान का इशारा पाते ही वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी फेरों के लिए खड़े होने के लिए बोलते हैं, पर रीना अपनी जगह से नहीं उठती। रीना को ना उठता देख विहान रीना को जबरदस्ती खींचकर खड़ा करता है और फेरे लेने लगता है। पर रीना को फेरे ना लेता देख विहान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और फेरे लेने लगता है। रीना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर विहान उसे नहीं छोड़ता है। विहान रीना से जबरदस्ती शादी कर ही लेता है। शादी हो जाने के बाद विहान एक भी पल रुके रीना को लेकर शर्मा निवास से अपने घर के लिए निकल जाता है। संजना जी बस रोते ही रह जाती हैं। असर मेंशन नाव्या एक बड़े से किंग साइज बेड पर उसी शादी के जोड़े में लेटी हुई थी। अंश बस एक तक उसकी बगल में बैठा उसी के छोटे से चेहरे को निहारे जाता रहा था। नाव्या को देख अंश इतना तो समझ गया था कि नाव्या अपनी शादी से भागी है, पर क्यों उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। पर नहीं, उसे इस बारे में कुछ पता था, लेकिन अब अंश को नाव्या से जुड़ी हर एक चीज पता करनी थी। थोड़ी देर में अंश के रूम का दूर नोक होता है, जिससे अंश अपने ख्यालों से बाहर आता है। अंश नाव्या के बालों में अपने होंठ घूमते हुए दूर की तरफ देखते हुए बोला, कम इन। अंश के इजाजत पाते ही रूम के बाहर खड़ा इंसान रूम का डोर ओपन कर अंदर आता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मेहरा थे, जो एक सर्वेंट के साथ रूम में आए थे। डॉक्टर मेहरा अंश का डॉक्टर रूम में आते ही सीधा नाव्या के पास चले जाते हैं और नाव्या को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर मेहरा नाव्या को चेक कर रहे थे और अंश नाव्या के बगल में बैठा हुआ था, जो एक पल के लिए भी नाव्या को छोड़ने को तैयार नहीं था। डॉक्टर मेहरा नाव्या को चेक करने के बाद अंश की तरह देखते हुए बोले, घबराने वाली बात नहीं है मिस नाव्या, बस कमजोरी की वजह से बेहोश है। मैंने इन्फेक्शन दे दिया है, ये सुबह तक ठीक हो जाएंगी। अंश डॉक्टर की बात सुन बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। अंश की हाँ देख डॉक्टर मेहरा रूम से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर मेहरा के जाने के बाद अंश नाव्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर नाव्या का हाथ अपने हाथ में लेके बोलता है, बच्चा आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। मैं अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अंश नाव्या को अपनी बाहों में भरकर उसके बगल में लेट जाता है। नाव्या के बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किसकर गुड नाइट मेरा बच्चा बोल नाव्या को अपनी बाहों में समेट अपनी आंखें बंद कर लेता है। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर स्माइल। आंखों में बसा लूंगा, सांसों में समा लूंगा, मिस यू एवरी मोमेंट व्हेन यू नॉट अराउंड, बूथ ऑलवेज ऑन माई माइंड, सी यू एवरीवेयर व्हेन यू नॉट अराउंड, बूथ ऑलवेज ऑन माई माइंड, मिस यू एवरी मोमेंट व्हेन यू नॉट अराउंड, booth always on my mind, see you everywhere when you not around, booth always on my mind। आंखों में बसा लूंगा, सांसों में समा लूंगा, आंखों में बसा लूंगा, सांसों में समा लूंगा, तू हाँ भी कहे, तू हाँ भी कहे, तुम्हें तुमसे चुरा लूंगा, सांसों में समा लूंगा, आंखों में बसा लूंगा, सांसों में समा लूंगा, बिखरी सी इन जुल्फों को, जी करता बस देखा करूं, हो बिखरी सी इन जुल्फों को, जी करता बस देखा करूं, प्यारी सी इन आंखों पे, जीवन भर कुछ लिखा करूं। चैप्टर 9 रीना की शादी। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक डॉक्टर मेहरा अंश का डॉक्टर रूम में आते ही सीधा नाव्या के पास चले जाते हैं और नाव्या को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर मेहरा नाव्या को चेक कर रहे थे और अंश नाव्या के बगल में बैठा हुआ था, जो एक पल के लिए भी नाव्या को छोड़ने को तैयार नहीं था। डॉक्टर मेहरा नाव्या को चेक करने के बाद अंश की तरह देखते हुए बोले, घबराने वाली बात नहीं है मिस नाव्या, बस कमजोरी की वजह से बेहोश है। मैंने इन्फेक्शन दे दिया है, ये सुबह तक ठीक हो जाएंगी। अंश डॉक्टर की बात सुन बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। अंश की हाँ देख डॉक्टर मेहरा रूम से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर मेहरा के जाने के बाद अंश नाव्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर नाव्या का हाथ अपने हाथ में लेके बोलता है, बच्चा आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। मैं अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अंश नाव्या को अपनी बाहों में भरकर उसके बगल में लेट जाता है।
नाव्य के बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किसकर गुड नाइट मेरा बच्चा बोल नाव्य को अपनी बाहों में समेट अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आगे विहान का घर। विहान रीना को लेकर अपने घर आता है। घर में पूरा अंधेरा होता था। विहान के घर के सारे सर्वेंट को आ जाने से मना किया गया था, इसलिए आज घर पूरा खाली था। विहान का घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था, पर ये घर सिटी से बहुत दूर और सुनसान जगह पर थी। विहान जानकर रीना को सिटी से दूर वाले घर में लेके आया था, ताकि रीना यहाँ से कभी भागने की कोशिश ना करे। विहान रीना को खींचते हुए अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया और खुद बेड के साइड में खड़ा था। रीना इस तरह अचानक से हुए हमले से हड़बड़ा गई, पर तुरंत ही खुद को बेड से उठकर रूम से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। इससे पहले रीना डोर ओपन कर बाहर जा पाती, विहान उसे खींचकर सामने के दीवार से सटा देता है और एकदम उसके करीब जाकर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, विहान Where are you going babe? क्या तुम भूल गई हो आज हमारी सुहाग रात है और तुम बिना सुहाग रात मनाए यहाँ से भागना चाहती हो? रीना विहान की बातें सुन विहान को खुद से दूर धक्का देते हुए गुस्से से विहान को अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, मैं इस शादी को नहीं मानती, समझे तुम? उद्धरण चिन्ह। विहान जो अब तक शांति से उससे बात कर रहा था, वो रीना की बात सुनते ही भड़क गया। विहान गुस्से से रीना को उसके बालों से पकड़ अपने पास खींचकर बोलता है, लगता है तुम्हें प्यार से बात समझ नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। विहान के ऐसे रीना के बालों को पकड़ अपनी तरफ खींचते ही रीना की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। वो विहान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर विहान की पकड़ रीना पर बहुत कसी हुई थी। रीना बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को विहान की पकड़ से नहीं छुड़ा पाती है। रीना रोते हुए विहान से बोली, मुझे जाने दो, तुम ये सही नहीं कर रहे। उद्धरण चिन्ह। विहान रीना की बात सुन हंसते हुए बोला, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, अपनी बीवी के साथ सोने में कुछ गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही विहान एक झटके में रीना की लहंगे की ब्लाउज को उसके शरीर से अलग कर देता है। रीना विहान के ऐसा करने से जोर से रोना शुरू कर देती है और अपने हाथों से अपने चेस्ट को ढकने की कोशिश करती है। विहान रीना को अपनी चेस्ट को ढाकता देख रीना से बोलता है, बेब ये जो तुम कर रही हो ना, ये सब करना बेकार है, क्योंकि कुछ ही देर में ये सब मेरा होगा। इतना बोल विहान रीना के लहंगे को भी रीना के शरीर से अलग कर देता है। रीना को इस तरह देख विहान के अंदर का जानवर अब बाहर आने लगा था। विहान रीना को बेड पर धक्का दे खुद उसके ऊपर आ गया। रीना उससे छूटने के लिए लगातार अपने हाथ पैर चला रही थी। विहान रीना को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए एक हाथ से उसके जबड़े को पकड़ते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, बेब तुम जितना छूटने के लिए स्ट्रगल करोगी तुम्हें उतना ही तकलीफ सहन करना पड़ेगा, इसलिए अब अपनी कोशिश बंद कर, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो। उद्धरण चिन्ह। रीना भी गुस्से से तमतमाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ ये सब कभी नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ ये सब करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। विहान रीना की बात पर एक तिरछी स्माइल एक साथ बोला, बेब ये सब तो ठीक है, पर मैंने जो पैसे दिए हैं तुम्हारी माँ को उसकी तो भरपाई कर लूं, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। विहान इतना बोल रीना के लिप्स पर किस करने लगता है। विहान काफी देर तक बिना रुके रीना के होठों को चूमता है। काफी देर तक किस करने की वजह से रीना की सांसें अब फूलने लगी थी। विहान को लगा कि रीना जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसके लिप्स को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगा। विहान किस के साथ साथ रीना को बाइट भी कर रहा था, जिससे रीना की मुंह से सिसकारियां निकल रही थी, जिससे विहान और वाइल्ड होते जा रहा था। रीना बस दर्द से कराह रही थी। रीना बहुत थक चुकी थी विहान से छूटने की कोशिश करते करते। कुछ ही देर में कमरे में रीना की रोने की आवाजें गूंजने लगती है, मगर विहान उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसके हाथों को पकड़ उसके सर के अपर बेड पर दबा देता है और अपने आप को रीना के शरीर से अंदर बाहर करने लगता है। समय के साथ विहान की तेजी बढ़ती जा रही थी। रीना दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है, फिर भी विहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रात भर रीना के साथ सब करता रहता है। विहान जब रीना को छोड़ता है तक सुबह के 5 बज रहे थे। विहान उठाकर वॉशरूम चला जाता है।
रीना वही बेड पर अधमरी हालत में पड़ी रहती है। उसके शरीर पर जगह जगह चोट और काटने के निशान थे। पूरे बेडशीट पर खून के धब्बे थे। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 10 नाव्य का शादी से भागना। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आप लोग स्टोरी रीड करें और हमें बताएं ये स्टोरी कैसी है, और रिव्यू देना ना भूले। अब तक विहान के अंदर जाते ही दर्द से रीना की चीख निकल जाती है। रीना छटपटाने लगती है, उसके लोअर पार्ट से खून निकलने लगता है। रीना विहान को अपने हाथों से धक्का देकर दूर करने लगती है, मगर विहान उसकी कोई परवाह नहीं करता। उसके हाथों को पकड़ उसके सर के अपर बेड पर दबा देता है और अपने आप को रीना के शरीर से अंदर बाहर करने लगता है। समय के साथ विहान की तेजी बढ़ती जा रही थी। रीना दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है, फिर भी विहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रात भर रीना के साथ सब करता रहता है। विहान जब रीना को छोड़ता है तक सुबह के 5 बज रहे थे। विहान उठाकर वॉशरूम चला जाता है। रीना वही बेड पर अधमरी हालत में पड़ी रहती है। उसके शरीर पर जगह जगह चोट और काटने के निशान थे। पूरे बेडशीट पर खून के धब्बे थे। अब आगे। सुबह का व्यक्त असर मेंशन। सुबह सुबह सूरज की रोशनी विंडो से कमरे में आ रही थी, जिससे अंश की आंखें खुल जाती है। अंश को अपने ऊपर कुछ महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो एक लड़की उसकी बाहों में आराम से सो रही है। अंश का एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरा हाथ उसके बालों में। उस लड़की का सर अंश के सीने पर था। अंश तो ये सब देख पहले हैरान और गुस्से होने लगता है। वो उस लड़की को हटाने की कोशिश करता है। इतने में नाव्या हिलती है और अंश को और कसकर पकड़ लेती है। नाव्य के हिलने से उसका चेहरा अंश को हल्का सा दिखने लगता है। नाव्य को अपनी बाहों में देख अंश को रात की सारी बातें याद आ गई। अंश प्यार से नाव्य को देखता है। नाव्य सारी चीजों से बेखबर आराम से अंश को गले लगाए सो रही थी। अंश नाव्य को खुद से दूर कर उठाने की कोशिश करता है, पर नाव्य की पकड़ अंश पर बहुत कसी हुई थी। अंश बहुत कोशिश के बाद नाव्य की पकड़ से खुद को आजाद कर लेता है। अंश बेड के साइड में खड़े होकर नाव्य को देखता है, फिर झुककर उसके माथे पर और उसके गालों पर किस करके बोलता है, गुड मॉर्निंग बच्चा। इसके बाद नाव्य के लिप्स पर हल्के से किस कर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। अंश जब रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है नाव्य अब तक सो रही है। वो नाव्य को सोता हुआ छोड़ रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर में नाव्य की आंख खुलती है। वो उठकर बैठ जाती, खुद को किसी अनजान कमरे में पाकर बहुत घबरा जाती है और रात की बातें याद करने की कोशिश करती है। नाव्य कमरे के चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगती है, तभी उसकी नजर सामने की वॉल पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर जाकर रुक जाती है। ये अंश की तस्वीर थी। नाव्य उस फोटो को गौर से देखती है। उसके चेहरे पर अभी तक जो परेशानी के भाव थे, अब उसकी जगह एक प्यारी सी स्माइल थी। नाव्य अंश के रूम को बहुत गौर से देखती है। उस रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। उसमें सारी महंगी चीजें ही थी। नाव्य भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो कल से शादी के जोड़े में ही थी। उसे इतने भारी जोड़े से बहुत परेशानी हो रही थी। वॉशरूम में जाकर नाव्य देखती है, वहां उसे जरूरत के सारे सामान रखे हुए हैं। नाव्य ये सब देख खुश हो जाती है और फ्रेश होने लगती है। थोड़ी देर में नाव्य रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आती है। नाव्य रूम से बाहर आके इधर उधर देखती है। नाव्य सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी। वहां से पूरे घर का नजारा दिखता था। नाव्य को ये घर बहुत अच्छा लग रहा था। नाव्य सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। नाव्य जब सीढ़ियों से उतर रही थी तब हल्की हल्की आवाज हो रही थी, जिससे अंश की नजर सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। वो देखता है नाव्य नीचे आ रही है। अंश तो बस नाव्य को देखता ही रह जाता है। नाव्य ने आज एक वाइट कलर का फ्रॉक पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा था। उसने अपने बालों का पोनीटेल बना रखा था। नाव्य आकर अंश के सामने खड़ी हो गई। नाव्य ने कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत भूख लग रही थी। अंश नाव्य को बैठने का इशारा करता है, पर नाव्य नहीं बैठती है। अंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है बच्चा, कुछ हुआ है तुम्हें? कहीं दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अंश को लगा कि शायद कल रात की एक्सीडेंट के बाद नाव्य को कहीं चोट लगी हो,
इसलिए उसने नाव्या से पूछ लिया। नाव्या बच्चों की तरह मुंह लटकाए बोलती है, हमें भूख लगी है। हमने कल रात से खाना नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह। अंश तो ये भूल ही गया था। उसे अब याद आता है कि नाव्या ने सच में कल रात से कुछ नहीं खाया है। अंश नाव्या की अपने पास आने का इशारा करता है। नाव्या अंश के पास चली जाती है। अंश नाव्या को अपनी गोद में बैठा एक सर्वेंट को अपने पास बुलाता है और उसे जूस लाने को बोलता है। सर्वेंट के लिए ये कोई शौक से कम नहीं था, क्योंकि इस घर में सारा के अलावा किसी लड़की आना सख्त माना था। यहाँ तक कि इस घर में सारे सर्वेंट मेल ही थे। जब सारा आती थी तब इस घर में फीमेल सर्वेंट होती थी और उसके जाने के बाद उन सर्वेंट को भी निकाल दिया जाता था। पर आज एक लड़की सिर्फ उनके बॉस के घर में ही नहीं बल्कि उनके गोद में बैठी थी। अंश अपनी कोल्ड आवाज में बोला, क्या तुमने सुना नहीं? दोबारा अंश की कोल्ड आवाज सुन वो सर्वेंट होश में आता है। सर्वेंट हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, मैं अभी जूस लेकर आता हूँ। और जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो सर्वेंट जब किचन में पहुंचा तब वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। सारे सर्वेंट उसे ऐसे देख पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वो सर्वेंट अपने पसीने को साफ करते हुए बाहर उसने जो देखा सबको बताता है। ये बात सुनने के बाद सारे सर्वेंट की वही एक्सप्रेशन थे जो उस सर्वेंट के नाव्य को देखते हुआ था। विहान का घर। विहान सुबह सुबह ही घर से निकल गया था। रूम में रीना को अब होश आ गया था, जो विहान की जबरदस्ती से बेहोश हो गई थी। रीना उठाकर वॉशरूम जाने लगती है पर उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसके पैरों के बीच बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसके पैर कांप रहे थे। उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। वो जैसे तैसे करके वॉशरूम के अंदर गई और बैथटब में गर्म पानी भरकर उसमें बैठ गई। गर्म पानी जब उसके शरीर को भिगोने लगा तब उसे थोड़ा आराम मिलने लगा। असर मेंशन। अंश नाव्य को जूस पिलाकर उसे एक मेडिसिन खाने को देता है, जिसे नाव्य खाने से मना कर देती है। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल।